गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 11 का जो सेकंड यूनिट है आपका काइनेमेटिक्स, उसका जो हमारा फर्स्ट लेसन चल रहा था दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके अंदर हमने एक वीडियो बनाया था जो आज हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है। वो नेक्स्ट आर्टिकल करने से पहले थोड़ा मैं आपको उसको रिकॉल कर देता हूँ। जैसे आपको पता है कि अगर इफ मोशन इज यूनिफॉर्म देन एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द बॉडी, so initial velocity is always equal to final velocity। ठीक है। अब जैसे नॉर्मल अगर मैं एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाता हूँ, इधर मैं टाइम लेता हूँ और इधर मैं डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, हम देखते हैं स्लोप हमारा ऐसा बनता है। तो इसके अंदर जो हमारा स्लोप है वो हर जगह इक्वल है। आप देखोगे कि स्लोप हर जगह इक्वल है और ये बनता है कुछ एंगल थीटा एंड स्लोप and slope always find out by tan theta and tan theta is perpendicular divided by base। अगर मैं इस पर्टिकुलर टाइम अगर मैं ये टाइम लेता हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ टाइम है, इस टाइम के ऊपर बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। इफ दिस इज x then this is also x and this is time, then perpendicular is x and base is t। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? डिस्प्लेसमेंट। बेस कौन है? टाइम। सो दिस इक्वल टू वेलोसिटी। मीन्स xt ग्राफ के अंदर स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। मतलब ये जो फैक्टर है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये हमें क्या देगी? वेलोसिटी देगी। अब आपको किसी ने कर्व दे दिया, ये रहा टाइम और ये रहा डिस्प्लेसमेंट। दिस इज स्लोप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए कौन सी गाड़ी की स्पीड ज्यादा है? तो आप बोलोगे स्लोप है वो फर्स्ट का ज्यादा है कंपेयर टू सेकंड। सो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इज हायर देन दैट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड। ठीक है। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आप 9 से पढ़ते आ रहे हो कि वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। अब कुछ वेलोसिटी के हम और फॉर्मूले यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म then here is the time and here is the displacement and the graph is like this। ठीक है। यहाँ पर स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर यहाँ पे स्लोप स्ट्रेट लाइन नहीं है तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर स्लोप ज़्यादा है, फिर स्लोप कम होता होता और यहाँ पे स्लोप सबसे कम है। तो xt ग्राफ के अंदर जो हम स्लोप रिप्रेजेंट करता है वो करता है वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कम है और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब देयर इज ए एक्सीलरेशन इन द बॉडी। ठीक है, मतलब बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। अब हर पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट है। इसका मतलब जो हर पॉइंट की वेलोसिटी है वो कैसी है? वेरिएबल है। अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी वेरिएबल है तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये नहीं लगेगा। ठीक है। इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर जो वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने डिफरेंशिएशन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो दिस इज द वेलोसिटी। ओके। अगर इसी के अंदर अब आपको पता है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है हर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या बनेगी? तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी डेल्टा v अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। जैसे यहाँ पर एक टाइम है t1, यहाँ पर एक टाइम है t2, इस टाइम पे पोजीशन है x1, इस टाइम पे पोजीशन है x2। तो ये हमारा क्या देगा? चेंज इन द पोजीशन। अगर ये डेल्टा x है तो ये भी हमारा क्या बनेगा? डेल्टा x। ये डेल्टा t है तो ये भी क्या बनेगा? डेल्टा t। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? x2
x2 माइनस में x1 डिवाइड बाई में t2 माइनस t1, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाई में फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये हमारा एवरेज बना। कोई आपसे पूछ ले फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए। तो आपको पता है इसको हम कैसा करते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यहाँ पे हम लिमिट सेट करते हैं और डेल्टा टी हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए डेल्टा टी हमारा टाइम टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर डेल्टा टी हमारा टाइम टू 0 होगा तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक्सीलरेशन की बात करूं, जो नेक्स्ट अगर हम करें एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का जो आपने 9th में फॉर्मूला पढ़ा है वो पढ़ा है v अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपने 9th में पढ़ा है। ठीक है। तो मेरी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सीलरेशन है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि कार का मैग्नीट्यूड बदल रहा है, उसकी स्पीड है वो 0, 10, 20, 30, 40, 50 से लेकर 100 तक जा रही है, देन देयर शुड बी एन एक्सीलरेशन इन दैट कार। इसका मतलब कार में एक्सीलरेशन है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट अगर एक कार सर्कल में घूम रही है ऐसे और एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है लाइक 30 मीटर पर सेकेंड, 30, तो यहाँ पर वेलोसिटी वेरिएबल है या नहीं है, तो आंसर है कि यहाँ पर भी वेलोसिटी वेरिएबल है, क्योंकि तो यहाँ पर कार की क्या बदल रही है, डायरेक्शन बदल रही है। और डायरेक्शन कब बदलती है, देन देयर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन दैट कार। इसका मतलब कार पे फोर्स लग रहा है। अगर कार पे फोर्स लग रहा है देन देयर शुड बी एन एक्सीलरेशन, और अगर एक्सीलरेशन है देन देयर शुड बी ए चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। तो अगर हमारा एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, इक्वल स्पीड इक्वल वेलोसिटी का बढ़ना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे एक बॉडी है जिसकी स्पीड अभी क्या है, 0 है, 1 सेकंड के बाद में 10 या 9.8, 2 सेकंड के बाद में 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 10 सेकंड के बाद में बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 100 मीटर पर सेकंड। बट हर एक सेकंड के बाद उसके अंदर जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि बॉडी की 1 सेकंड के बाद में जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो बढ़ रही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ टाइम वर्सेस वेलोसिटी देन अगेन इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब इसके अंदर फिर आप स्लोप निकालोगे तो हमने देखा यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, स्लोप इज ऑलवेज गिवन बाय tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोई आपको बोला इस पर्टिकुलर टाइम की वेलोसिटी निकालो, तो दिस इज v देन दिस इज आल्सो v, ये t परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी, यहाँ पे बेस क्या है, टाइम, v बाई t क्या होता है फिजिक्स के अंदर, एक्सीलरेशन। मतलब यहाँ पे स्लोप हमें यहाँ पे एक्सीलरेशन हमें कौन देगा, स्लोप देगी। और हर पॉइंट पे स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो एक्सीलरेशन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हर सेकंड में एक्सीलरेट बॉडी कितनी हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐसा करें, इफ ए बॉडी ट्रैवलिंग विद ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देन इधर हमारा टाइम होगा, इधर हमारी वेलोसिटी होगी, एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है। दिस इज एन केस ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब आप थोड़ा सा देखिए कि वीटी ग्राफ के अंदर जो स्लोप है वो हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन ज़्यादा है।
यहाँ पे स्लोप कम है, इसका मतलब हमारा एक्सीलरेशन यहाँ पे कम है। जैसे कार ऐसे चल रही है 0, 10, 30, 70, 200, एक सेकंड के बाद उसकी ये स्पीड है। एक सेकंड के बाद में 10 हुई, फिर अगले एक सेकंड के बाद में 20 बढ़ी, फिर अगले एक सेकंड के बाद में 40 बढ़ी और अगले एक सेकंड के बाद में 130 बढ़ी। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे है 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो लास्ट है उसमें है 130 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज एन केस ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। If this is a case of a non-uniform acceleration, then according to this graph, slope is different at different points, and in VT graph, slope is represented by acceleration. So the value of acceleration is variable at every point. हर पॉइंट पर एक्सीलरेशन है वो कैसा है, वेरिएबल है। अगर हर पॉइंट पे एक्सीलरेशन वेरिएबल है और आपको बोला किसी ने कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे एक्सीलरेशन बताइए, देन हम क्या लिखेंगे, dv अपॉन dt। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि दो टाइम इंटरवल के बीच में मुझे एवरेज एक्सीलरेशन बताइए, तो एवरेज कैसे लिखोगे, एक्सीलरेशन एवरेज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, that is v2 minus v1 upon t2 minus t1। और अगर आपको किसी ने बोला कि इस पर्टिकुलर टाइम पर मुझे एक्सीलरेशन बताइए, देन आपसे वो क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हम क्या करते हैं, लिमिट सेट करते हैं डेल्टा टी ट्राइंग टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और इसको फिर फाइनली हम क्या लिख देते हैं, dv अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, दिस dv रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज एंड डेल्टा v रिप्रेजेंट लार्ज चेंज। ठीक है, तो ये आपको आना ही चाहिए कि हम v a इज इक्वल टू v अपॉन टी कहाँ लगाते हैं, और हम a इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कहाँ लगाते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कहाँ लगाते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी कहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो ये केस आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे आपसे किसी ने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का xt ग्राफ बनाइए, तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो xt ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, आपको किसी ने बोला कि एक्सीलरेटेड बॉडी का, एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर क्या हो, एक्सीलरेशन हो, उसका ग्राफ बनाइए, xt ग्राफ बनाइए, मतलब एक्सीलरेटेड बॉडी का xt ग्राफ बनाइए। तो देखो इधर लेना है टाइम, इधर लेना है x। अब xt ग्राफ जो मुझे बनाना है वो एक्सीलरेटेड बॉडी का बनाना है, मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन हो रहा है। तो अब ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि एक्सीलरेटेड बॉडी का हमें चाहिए xt ग्राफ, और अगर बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन है तो स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कम रहेगी, फिर धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो देखो xt ग्राफ में जो स्लोप हमें देता है वो क्या देता है, वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और इस पॉइंट पर वेलोसिटी सबसे कम है, क्योंकि कार के अंदर हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद में ये लगभग हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है तब हमारी इक्वेशन क्या बनती है, और अगर बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन है तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो आएगा मोशन इन प्लेन। स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलेंगे, अब हम चलेंगे प्लेन में। जैसे ये बोर्ड, ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है ये प्लेन है, इसके अंदर दो कोऑर्डिनेट है x एंड y, z नहीं है, z तो इधर होगा। x y z आर आर्बिट्री, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी को भी x मान सकते हो, किसी को भी y मान सकते हो। ठीक है, जैसे इस बोर्ड के ऊपर कोई जो मान लो
कुछ भी चल रहा है, जैसे कोई मक्खी चल रही है बोर्ड के ऊपर ऐसे 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 ऐसे, तो अब क्या हो रहा है, उसके दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, उसका ये कोऑर्डिनेट x बदल रहा है और ये कोऑर्डिनेट y बदल रहा है। जैसे पहले मक्खी यहाँ पे थी तो ये x था ये y था, तो x तो इतना दूर था y इतना दूर था, फिर मक्खी यहाँ चली गई तो x इतना बढ़ गया और y इतना बढ़ गया, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन पढ़ने के लिए हमें वेक्टर्स अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो हम वेक्टर्स की एक क्लास लेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि ये एक बुक पड़ी है टेबल पे, और ये एक आदमी इसको वेलोसिटी दे रहा है v1, दूसरा आदमी वेलोसिटी दे रहा है v2, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v1 प्लस v2। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए, फोर्स लगा सकते हो, एक आदमी फोर्स दे रहा है F1, एक आदमी फोर्स दे रहा है F2, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स F1 एंड F2, ठीक है। अगर कुछ ऐसा केस हो, ये यहाँ एक बुक पड़ी है, ठीक है, एक आदमी फोर्स दे रहा है F1 बट दूसरा आदमी फोर्स दे रहा है F2, देन व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2। अगर आपने कर दिया दिस इज रॉन्ग, बिकॉज आपने क्या किया है, स्केलर एडिशन किया है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, रिजल्टेंट फोर्स इज वेक्टर F1 प्लस F2। तो हमें पता है कि बुक कहाँ जाएगी, बुक जाएगी इधर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज द F नेट। ये चीजें अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ तक अच्छे से करना है इसके न्यूमेरिकल और इसका थ्योरेटिकल पार्ट। थैंक यू।